हेलो, वेलकम बैक गाइस। आपके हमारे एनहेंसर स्टडी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं अपना फिर से आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं माई सेल्फ अनुराग कुमार और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, जैसे कि आप लोगों ने एक प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन बताया था और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और आपको फिर कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए गए थे और उसमें एक पॉइंट भी दिया गया था कि किस किस टॉपिक को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है प्रीवियस लेक्चर में। तो किस किस टॉपिक को पढ़ना, उसी टॉपिक के अनुसार हम चलेंगे। तो कल का जो हमारा वीडियो जो था उसमें हमने पढ़ा था आपको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड हमने जो पढ़ा था कल के लेक्चर में वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज और थर्ड जो पॉइंट पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने जो कि प्रीवियस ईयर सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में टॉपिक, न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा घर में या बुक में भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट, किसी इलेक्ट्रिक करंट का नाम आपने सुना होगा नहीं। तो आज हम इसका पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे किसी किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे, सबसे पहले जो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सबसे पहले आप घर में एक देखते होंगे, सर्किट देखते होंगे या कोई भी बोर्ड आप देखते होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। आप कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज फ्लो करती है, जो निगेटिव चार्ज उसमें फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस सर्किट में जो फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या हम सिंपल डिफिनेशन, अगर वन लाइन डिफिनेशन याद रखना चाहे तो हम सिंपल डिफिनेशन कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर आपको जैसे बोर्ड में पूछ दिया गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मेनली पूछा जाएगा, तो उसमें आपको सिंपल डिफिनेशन लिखना है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉन्टिन्यूस फ्लोज होता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों दिया गया, क्योंकि जो वायर में जो फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज के कारण करंट क्रिएट होता है वायर में। तो यहाँ पे इसलिए हमने दिया इलेक्ट्रॉन, दिया इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में तो उससे क्या होता है, करंट जनरेट होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या सिंपल हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो जब हमने यहाँ डिफिनेशन पढ़ा, डिफिनेशन सेकंड डिफिनेशन जो हमने देखा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको इलेक्ट्रिक करंट, ये डिफिनेशन देखा। तो किसी कंडक्टर में जो फिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो करता है, तो किसी कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। करंट का जो डायरेक्शन था वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी। मीन्स क्यू अपॉन टी मीन्स कितने टाइम में किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर गया, कितने टाइम में किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर गया, रेशियो। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसी का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आप एक डायग्राम भी देख रहे हैं कि डायग्राम में क्या दिया हुआ, कंडक्टर दिया हुआ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आपको डिस्क्राइब बताया गया। तो इसे आप सिंपली समझ सकते हैं किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करता है। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो ये I किस चीज का सिंबल है, ये I जो है आपका ये इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। और Q यहाँ पे क्या है, आपको चार्ज है और T जो है वो क्या है, आपको टाइम है। टी जो है टाइम है। तो अब इसमें होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को जैसे हमने पढ़ा था कि चार्ज को जो हम मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का मेजर करने का कूलम होता है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का जैसा यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर। क्या होता है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जैसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है, याद रखिएगा। तो ऐसा यूनिट मिलने आपको क्या देखना है, तो मैंने कल आपको ऐसा यूनिट के बारे में डिस्क्राइब किया था कि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या, तो वो एम्पियर होता है, ये समझ लीजिए। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कल के लेक्चर में था वो क्या, कूलम। तो आज के लेक्चर पे हमें मेनली फोकस करना। तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज में, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वो एम्पियर होता है। सेकंड पॉइंट कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आएगा कि ये तो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ, ये स्केलर क्यों हुआ।
तो देखिए मेनली रीजन क्या होता है कि जब वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दो कंडीशन तो आप पढ़ते ही आते हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन उसको फुलफिल करना रहता है जो कि होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर होने के लिए किसी भी क्वांटिटी को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इससे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिए मेनली बहुत सारे बच्चे में भी कंफ्यूजन होती है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। जैसे नाइन्थ की डिफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी अगर कोई भी चीज़ है अगर इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक एंड स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आप सीनियर क्लास में जाएगा तो एक पढ़िएगा, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक जरूरी होती है कि एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये क्या, ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ गए ये कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा बात कि आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब भी हम मेजर करते हैं तो वो क्या होता है कि एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ठीक है ना। एमीटर क्या है, एमीटर अगर पूछ दिया गया व्हाट इज एमीटर, एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स अ इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और एमीटर जो होता है हर हमेशा सर्किट में वो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। एमीटर जो होता है वो क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड रहता है। और पोटेंशियल आपको कल पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। और वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। और जो एमीटर जो है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है वो किस चीज़ में कनेक्टेड होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब इसकी रेसिस्टेंस क्या होती है आइडियल एमीटर की, तो कोई भी आइडियल एमीटर जो होता है उसकी रेसिस्टेंस जो होती है वो जीरो होती है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या पूछा भी गया। प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर आप देखिएगा तो पूछा गया कि रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। तो याद रखना है कि रेसिस्टेंस जो होता है आइडियल एमीटर का वो क्या होता है, एमीटर का वो जीरो होता है। और ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है आइडियल एमीटर का, वो जीरो होता है। और जैसा हमने बताया कि एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है, क्या है, रेसिस्टेंस एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है, सॉरी अमीटर एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। ठीक, तो अमीटर से हम क्या मेनली मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। किसी भी वायर में हम जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, वो अमीटर का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या, अमीटर क्या एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। तो ये आप डायग्राम नीचे देख सकते हैं अमीटर का, ये क्या है, नीचे जो आप डायग्राम ये देख रहे हैं ये डायग्राम अमीटर का है। एमीटर का ये डायग्राम है नीचे आप देख रहे हैं। तो इसमें जो डायग्राम में एक चीज आप देख रहे होंगे कि नीचे जो ये डायग्राम है वो क्या है, अमीटर का डायग्राम है। ठीक, ये डायग्राम जो आपको वो है अमीटर का डायग्राम। तो आप देखिए अब लिस्ट काउंट जो होता है अमीटर का वो क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर, ठीक है ना। ये देखना है कि लिस्ट काउंट जो होता है अमीटर का वो क्या होता है। तो लिस्ट काउंट जो होता है आइडियल अमीटर का वो 0.1 एम्पियर होता है। 0.1 एम्पियर कैसे हुआ, अब ये होता है कि 0.1 एम्पियर कैसे हुआ। तो अब इसको देखने के लिए सबसे पहले सपोज दैट एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 0.1 एम्पियर कैसे होता है आइडियल अमीटर का, आपको आइडियल अमीटर का लिस्ट काउंट। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक आइडियल अमीटर उसमें जो वो जो आप मार्क्स देखते हैं वो डिवीजन में रहता है, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक। तो सपोज दैट हम लेते हैं कि 10 डिवीजन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 एम्पियर। 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है ना। 10 डिवीजन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 एम्पियर, ठीक। तो जब 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 एम्पियर होगा तो 1 डिवीजन इक्वल्स टू क्या होगा, याद है क्या, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो 1 डिवीजन इक्वल्स टू होगा आपको 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 एम्पियर, क्या होगा 1 अपॉन 10 एम्पियर। तो फिर जब 1 अपॉन 10 एम्पियर, 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 एम्पियर, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डिवीजन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। तो ये जो निकल गया ये आपको लिस्ट काउंट जो होता है वोल्ट, लिस्ट काउंट जो होता है अमीटर का वो निकला। समझ गए, सपोज करना है कि हमें क्या है, ये सपोज 10 डिवीजन इक्वल्स टू क्या होता है 1 एम्पियर, ये सपोज करना। तो 1 डिवीजन इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन 10 एम्पियर। तो फिर 1 डिवीजन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डिवीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 0.1 एम्पियर। ये हो गया आपको लिस्ट काउंट किसका, अमीटर का, ठीक ना। ये हो गया आपको लिस्ट काउंट अमीटर का। समझ गए लिस्ट काउंट अमीटर का कैसे निकालना है, अमीटर का, ठीक है। चलिए अब आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर मेनली पूछा तो नहीं गया लेकिन कभी कभार पूछ दिया जाता है कि 1 एम्पियर का आप डिफाइन कीजिए कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो देखिए 1 एम्पियर क्या होता है कि किसी भी कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, एक 1 कूलम चार्ज, एक कंडक्टर या वायर, ठीक है ना, एक कंडक्टर या वायर लीजिए, उसमें जो 1 सेकेंड में जो 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है उस कंडक्टर या वायर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर हम लोग किसे कहते हैं, किसी भी एक कंडक्टर या वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जो 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। याद रखिएगा, सिंपल डेफिनेशन याद हो गया
कि 1 एम्पेयर किसे कहते हैं। अब दूसरा आता है कि किसी वायर में जब देखते होंगे तो क्या होता है कि कोई का वायर रहता है उसमें करंट नहीं फ्लो करता, या हम जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो अगर वायर का जो स्विच है उसे ऑफ कर दिया और उसके बाद उस वायर को छूते तो उस वायर में करंट नहीं होता। तो वो कंडीशन कब आता है, वो कंडीशन मेनली कब आता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट वायर जो होता है या कंडक्टर जो होता है उसमें कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का उसमें जो प्रेजेंस होता है वो जीरो हो जाता है, उसमें कोई करंट नहीं होता। तो वो कंडीशन होता है जब जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है एक साइड से, वन साइड से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है क्रॉस सेक्शन वायर के, वो अगर दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करा क्रॉस सेक्शन वायर के, उस दोनों के अगर इक्वल हो जाए तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी वायर में क्या होता है जीरो हो जाता है। या सिंपल जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि करंट का जो जब वायरिंग देखते होंगे, जब हम स्विच ऑफ करते हैं किसी वायर का तो उसमें करंट सिंपल क्या होता है, करंट का जो करंट जो फ्लो करता है उस सर्किट में वो क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स स्टॉप हो जाता है। जैसे ही स्विच ऑफ किया वो क्या होगा स्टॉप हो गया। तो स्टॉप कब हो जाता है, जब इस तरफ का जब एक साइड का जो वायर का जो वन साइड का होता है जो करंट, जो वायर का वन साइड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस वायर में, और दूसरे साइड का इलेक्ट्रॉन जो उस वायर में फ्लो कर रहा है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है तो उस वायर या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। ये हो गया, आपको कंडीशन याद रखना है, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट या वायर में कब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये समझ गए सिंपल कि आपने अभी तक जो हमने टॉपिक में कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, और इसका एक हमने फॉर्मूला आपको बताया कि आई इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, और ऐसा यूनिट जो होता है इसका वो क्या होता है, ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पियर होता है, ठीक ना। और फिर आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट भी बताया जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया था, वो अमीटर होता है। तो सिंपल जो आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, उसी पे आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमने बताया था आपको आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, उस पर हम लोग एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल सेक्शन क्वेश्चन जो ये आपको 3 बार पूछा जा चुका है सीबीएसई में। एक बार 2009 में पूछा गया ईयर, एक बार जो आपको पूछा गया वो 2013 में, एक बार आपको 2014 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन क्या करेगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इस क्वेश्चन में कोई टफ है नहीं, आपको बस सॉल्व करना, फॉर्मूला अगर याद है तो सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ अ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 सेकेंड। तो आपको करंट को सिंपली कैलकुलेट करना है कि 5 कूलम जो चार्ज जो पास कर रहा है 10 सेकंड में। आपको इस क्वेश्चन के लिए मात्र 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप सॉल्व करके आंसर बताइए, फिर आपको इसका सॉल्यूशन आगे समझा दिया जाएगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम ओवर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको जो टी जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, सॉरी यहाँ सेकंड की जगह 10 मिनट होगा, 1 मिनट, ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ इन 10 सेकंड की जगह आपको यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा मिनट होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो सेकंड है इसको क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे जो होगा 10 सेकंड की जगह वो क्या होगा, वो आपको मिनट होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा मिनट होगा, ये सेकंड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सॉरी उसको 10 सेकंड को हटा दीजिएगा, 10 मिनट, इन 10 मिनट निकालना है। सॉरी फिर से सॉल्व कीजिए इसको, इन 10 मिनट, इन 10 मिनट, नॉट अ सेकंड, इन 10 मिनट में आपको निकालना है। सेकंड में भी निकाले तो ठीक ही है, 10 मिनट में भी निकालिए जी। तो चलिए देखिए, तो 10 मिनट दिया हुआ है आपको, इन 10 मिनट दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, 1 मिनट। सिंपली इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, आप जो 10 मिनट है उसको आप क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसको 10 सेकंड में, सॉरी जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 × 60 हो जाएगा, तो कितना सेकंड हो गया आपको, ये 600 सेकंड हो गया, ठीक है ना। 10 × 60 करेंगे तो ये कितने सेकंड हो गया, 600 सेकंड। मिनट को जब हम सेकंड में कर, उसके बाद आपको क्यू दिया ही हुआ है 500 कूलम, तो आप फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं आई इक्वल्स टू क्या, क्यू अपॉन टी। तो क्यू अपॉन टी तो 500 अपॉन 600, तो फिर क्या हो जाएगा 0.83 एम्पियर। ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा तो इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है
In a particular television tube, a beam of electron is emitted. The beam current is 80 macroampere. How many electrons strike the screen of a TV every second? ये जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन फिर से सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन सॉल्व आपको खुद से करना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा जो आपने अभी तक पढ़ा। कह रहा इन अ पार्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, द बीम करंट इज 80 माइक्रोएम्पियर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ अ टीवी पर सेकेंड। कल आपको हमने बताया था 1 मिली वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है या 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है। तो सिंपल आपको बस सॉल्व करना और इसका आंसर बताना है क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम दिया गया है। सॉल्व कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम दिया गया। अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई एक बार जरूर कीजिए। क्या कीजिए, सॉल्व करने का सॉल्यूशन देख के मत उतारा कीजिए। चलिए टाइम ओवर हो गया। अब चलिए, इस क्वेश्चन में सिंपली कुछ करना नहीं था, बस आपको याद रखना था कि जब हम मैक्रो एम्पियर को जब हम कन्वर्ट करते हैं एम्पियर में तो क्या होता है। तो 1 मैक्रो एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ये बस आपको इस क्वेश्चन में सिंपली याद रखना था। तो फिर आपको तो निकल ही जाएगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो आई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू जो दिया हुआ वो क्या 80 मैक्रो एम्पियर। तो 80 मैक्रो एम्पियर आई इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो 80 इंटू 10⁻⁻⁶ होगा, ठीक है ना। तो जब हम 80 का एक जीरो अगर हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर ये हो गया। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो अब आप पूछेगा कि सर इसमें हमको तो इलेक्ट्रॉन निकालना था, कितना इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, हमको तो आई दिया हुआ है। ठीक, आई मतलब मीन्स हमको क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो फिर तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपली आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। कल चार्ज का जब हमने आपको बताया था कि जब आपको मैंने चार्ज का प्रॉपर्टी बताया तो उसमें हमने आपको क्या कहा था, चार्ज क्या था, क्वांटाइज्ड था। तो क्वांटाइज्ड को जो प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला होता था वो होता था Q इक्वल्स टू एन ई। तो एन एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा, Q इक्वल्स टू एन ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q इक्वल्स टू हम लगा सकते हैं फॉर्मूला एन ई अपॉन टी, ठीक है ना। एन ई अपॉन टी। हमें क्या निकालना, हमें एन निकालना है, क्योंकि ई का वैल्यू हमको पता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रॉन तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, समझ गए। और हमें यहाँ एन निकालना, आई भी तो हम निकाल ही लिए कि 8 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर होगा आई का वैल्यू आपको, ठीक। और फिर आपको हम टाइम दिया हुआ, कितना टाइम दिया हुआ, 1 सेकेंड। तो सिंपली आप कर सकते हैं कि क्या होगा फॉर्मूला, जब सिंपली यूज कीजिएगा एन इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या निकला है हमें, एन इक्वल्स टू क्या, आई टी अपॉन ई। तो आई का वैल्यू क्या निकला, 8 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर इंटू टी, टी 1 सेकेंड ही रखिए, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये 1.6 क्या, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि कल आपको मैंने लेक्चर में बताया था, कल के प्रीवियस लेक्चर में, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो जब फाइनली हम इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकली आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जो आंसर जो आएगा वो आएगा आपको 5 इंटू 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन। 5 इंटू 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्ट्राइक करेगा टीवी पे प्रत्येक सेकंड। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेनली सीबीएसई बोर्ड या किसी में भी पूछा जाएगा, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने से। ऐसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने से नहीं होगा, क्योंकि जो लेवल जो होता है क्वेश्चन का वो मीन्स क्या होता है कि कहीं कहीं का आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि आपको लगेगा कि हाँ आता तो था लेकिन नहीं बना। तो उसमें क्या होता है कि आपको लेवल क्वेश्चन का थोड़ा इंक्रीज करना होगा। जो आप सॉल्व करते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, वो तो सॉल्व कीजिए ही, वो इंपॉर्टेंट है आपके, लेकिन कुछ थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में था। तो फिर आपका आंसर समझ गए। इस क्वेश्चन को अपने से जो जब आप क्वेश्चन देखें तो ऐसा नहीं कि वेट कीजिए कि सॉल्यूशन आएगा तो फिर उतार लेंगे, नहीं, अपने से आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं बनता है कोई बात नहीं, वो आप कोशिश ट्राई कीजिएगा तो बनेगा ही, नहीं बनता है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो फिर हम ही है, हम है तो हम तो हैं ही, आपको बता देंगे।
सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन जो होता है करंट रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक था उससे ये दोनों क्वेश्चन था, और ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और हमने इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसे हम क्या चीज से मेजर करते हैं, अच्छे से कवर हो गया। आप जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का जो मूव करने जा रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है? ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ कहाँ से आए थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ दिया, उसका नाम था जॉर्ज सिमन ओम्स, ठीक है ना, जॉर्ज सिमन ओम्स। उन्होंने इस लॉ को नाम दिया, उन्होंने ये लॉ दिया, तो इसलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ गया? ओम्स लॉ। साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा इस लॉ का नाम ओम्स लॉ। देखिए ये लॉ कहता है क्या है, सिंपल, पहले हम इसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं। This law states that the electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, provided the temperature remains same. आप देखिए कि लास्ट लाइन जो आपको कह रहा है प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, इसका मतलब क्या होता है? ये इस लॉ का सबसे वैलिड पॉइंट ये है कि ये लास्ट लाइन उसे समझिए। पहले हम ऊपर से समझते हैं कि ओम्स लॉ कहता है क्या। ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, ओम्स लॉ कह रहा है किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, इसका मींस क्या हुआ कि वो जो होता है वो तभी होगा आपको सेम, कि वो मींस वो जो होता है वो तभी आपको प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली जब उसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन्स सेम होगा। अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा है, तो वो जो ओम्स लॉ होता है वो वैलिड नहीं होता। ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ कब वैलिड होगा? किसी भी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। और ओम्स लॉ जो मेनली वैलिड करेगा वो किसके लिए वैलिड होता है? ओमिक कंडक्टर के लिए। तो समझ गए ओम्स लॉ। और ये लॉ भी समझ गए कि ये लॉ कब वैलिड होगा? जब इसका टेम्परेचर जो होता है, जो प्रोवाइड होता है अक्रॉस द कंडक्टर, वो सेम होना चाहिए, ओम्स लॉ। तो जैसा डेफिनेशन में दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर में वो किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब सिंबल हटता है, ये जो आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी का, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आर आता है, ठीक है ना, जो कि आर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। और इस आर को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस आर को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और वी इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल की जगह जो हम डालते हैं कांस्टेंट, वो क्या डालते हैं? आर डालते हैं कांस्टेंट। और आर क्या होता है? ये रेसिस्टेंस होता है। अब बात आती है रेसिस्टेंस होती क्या? व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस हम कहते किसे हैं? तो रेसिस्टेंस कहते हैं कि ये जो होता है कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, जो क्या होता है, चार्ज को फ्लो करने नहीं देता। मीन्स क्या? उसको अपोज करता है, उस चार्ज को कहता है कि नहीं आप फ्लो नहीं कर सकते, उसको क्या करता है? चार्ज को वो अपोज करता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस समझ के हम लोग किसे कहते हैं? रेसिस्टेंस क्या होता है? ये किसी कंडक्टर का ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो कि अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज उस कंडक्टर में फ्लो करता है उसको क्या करता है? रेसिस्टेंस अपोज करता है, अपोजिंग का काम करता है रेसिस्टेंस चार्ज को, ठीक ना। इसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। समझ गए रेसिस्टेंस। आप जो आप जो हम नेक्स्ट जो कहते हैं यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का, वो क्या होता है? ओम होता है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ये जो आप ओमेगा मैथ में जब पढ़िएगा तो इस जो सिंबल जो डिनोट किया गया उसको हम लोग ओमेगा करते हैं, लेकिन यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वो क्या होता है? ओम होता है, ठीक। अब आती है कि 1 ओम इक्वल्स टू क्या होता है। तो 1 ओम इक्वल्स टू होता है क्या? कि 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। देखिए सिंपल, आप भी इसे निकाल सकते हैं। आप इसे निकाल सकते हैं कि 1 ओम इक्वल्स टू क्या होता है। इसे आप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा वो देखिए। तो जब v इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं हम लोग? आई आर पढ़ते हैं। तो r इक्वल्स टू क्या होता है? v अपॉन आई। v इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तो r इक्वल्स जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आपको? v अपॉन आई। क्या लिखेंगे आपको? v अपॉन आई, ठीक है ना, v अपॉन आई। तो v क्या होता है? v अपॉन आई। तो v तो सिंपल v ही होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? 1 ओम निकाल रहे हैं, तो 1 रेसिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको? 1 रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो v तो v होगा। तो i को हम लोग किससे डिनोट करते थे? i को हम लोग करंट को a से, ऐसा यूनिट इसका एम्पियर है तो हम लोग इसको a से डिनोट करते हैं। तो i इक्वल्स टू, तो 1 ओम इक्वल्स टू होता था 1 ओम, इसी से निकाल दीजिएगा। 1 ओम इक्वल्स टू क्या होगा? 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ठीक है ना, 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक। तो आई इक्वल्स टू वो आपने देख लिया, तो आई इक्वल्स टू जब हम निकालेंगे तो 1 ओम इक्वल्स टू जो हम निकालते थे तो वो क्या निकलता था, 1 ओम इक्वल्स टू जो निकालते थे वो जो निकलता था आपको क्या निकलता था, 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। समझ गए कैसे निकला। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं कि मीन्स 1 ओम इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। आप इसी तरह इसको भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपने समझ गया कि रेसिस्टेंस हम किसे कहते हैं, ठीक। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, और फिर हम इसको क्या कहते हैं, किस तरह डिनोट करते हैं रेसिस्टेंस को, और रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, ठीक। ओम्स लॉ भी आप समझ गए। अब आती है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि रेसिस्टेंस जो होता है किस किस फैक्टर पे, कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिसपे जो रेसिस्टेंस का जो होता है कंडक्टर का रेसिस्टेंस वो डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो होगा आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला जो फैक्टर होता है जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेसिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कंडक्टर के लेंथ के। मीन्स कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा किसी कंडक्टर का उसका उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। समझ गए कि पहला जो फैक्टर जिसपे रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का डिपेंड करता है वो फैक्टर जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर को क्या होता है, कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा किसी कंडक्टर का उतना ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का। दूसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो दूसरा फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का, रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक डिफरेंस समझिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब जब वन चीज इंक्रीज करेगा, वन थिंग अगर कोई इंक्रीज करेगा तो उसके जो अपोजिट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन इनवर्सली में उल्टा होता है, एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे है कि एरिया जो क्रॉस सेक्शन जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन के एरिया के, क्रॉस सेक्शन के एरिया के। अब मतलब क्या, जितना ज्यादा एरिया होगा किसी भी कंडक्टर का उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। किसी भी कंडक्टर का अगर जितना ज्यादा एरिया होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। नेक्स्ट जो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का अगर सपोज कीजिए कोई एक मेटेलिक कंडक्टर वो किस में, सर्किट में कनेक्टेड है। सर्किट में कनेक्टेड है तो सर्किट में कनेक्टेड जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस खुद ब खुद इंक्रीज होगा। जब उसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का इफेक्ट क्या होता है, देखिए रेसिस्टेंस जो होता है वायर का या कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेसिस्टेंस और वायर का कंडक्टर होता है कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप का कंडक्टर का मटेरियल है। अगर वो कंडक्टर का मटेरियल कॉपर का वायर का है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर वो किसका है, अल्युमिनियम का वायर का, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। किस तरह कोई कंडक्टर जो होता है, किस तरह कोई कंडक्टर जो रेसिस्टेंस का होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मीन्स किस प्रकार मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल पे डिपेंड समझिए, कॉपर जो वायर होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अल्युमिनियम जो वायर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, एक सेकेंड, एक और आपको इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि रेसिस्टेंस जो होता है थिन वायर का वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रेसिस्टेंस ऑफ थिक वायर। थिन जो वायर होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रेसिस्टेंस ऑफ थिक वायर। ये आपको पॉइंट ये भी याद रखना। अब दूसरा बात आती है कि रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी हम लोग कहते हैं किसे। अब रेसिस्टिविटी टर्म आया कहाँ से, तो जब आप एक इक्वेशन देखिएगा तो फर्स्ट इक्वेशन जो था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपका क्या है, पहला इक्वेशन था। दूसरा कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जब हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आर इज
आर, जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनलिटी टू क्या होगा, एल अपॉन ए। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वहाँ पे हम एक यूज करते हैं कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, या उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल जो आप देख रहे हैं, जो सिंबल आपको यहाँ पे यूज किया गया है कि आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये क्या है, रेसिस्टिविटी है, कंडक्ट रेसिस्टिविटी है। आपको इसी सिंबल को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि रेसिस्टिविटी में आपको, जैसे रेसिस्टिविटी का सिंबल कहाँ से है या रेसिस्टिविटी होता क्या है, तो रेसिस्टिविटी सिंपली ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंटली जब आप कीजिएगा, कि जो एक्सपेरिमेंटली आप अगर घर में भी देखिए, अगर किसी कंडक्टर का अगर लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है सिंपली, और अगर उसके एरिया को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मीन्स कि जो फाउंड रेसिस्टेंस जो होता है, ये फाउंड एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके एरिया के। तो जब इन दोनों इक्वेशन को जब हमने कंबाइन किया तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब एक बात आपको याद रखना है कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस बिटवीन द रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, मेन डिफरेंस क्या है किसी के रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में। तो मेन डिफरेंस आपको ये रखना है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी होता है, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, सब्सटेंस का नहीं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि अगर पूछते हैं एक डिफरेंस क्या होता है रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, वो किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं। लेकिन रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, सब्सटेंस का नहीं। ये हो गया आपको मेन डिफरेंस रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में। अब बात करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है रेसिस्टिविटी की। तो ऐसा यूनिट जो होता है रेसिस्टिविटी का, वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ये आपको हो गया ऐसा यूनिट रेसिस्टिविटी का। तो कैसे निकालना है ऐसा यूनिट, तो आप निकाल सकते हैं, आप 9th में पढ़े होंगे चैप्टर में, किस तरह आप ऐसा यूनिट किसी का भी निकालते हैं, या डायमेंशन आपने पढ़ा होगा किस तरह निकालते हो, तो आप उसी को यूज करके आप निकाल सकते हैं। या हम कह सकते हैं, आपको हम सीधे आपको मुंह से बोल के बता देते हैं कि आप कैसे करना, आप उसे कर लीजिएगा कॉपी में। तो कैसे निकालिए, चलिए देखिए। तो रो क्या है यहाँ पे, आपको रो जो है वो क्या है, रो जो है वो क्या है, आपको यहाँ पे रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। तो हमको इसी का ऐसा यूनिट निकालना है। तो रो इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल लिख सकते हैं। रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रुकिए एक मिनट आपको मैं लिख के बता देता हूँ। रो इक्वल्स टू जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, रो इक्वल्स टू जो हम लिखेंगे तो आर ए अपॉन एल लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब एरिया को जब हम लिखते हैं तो एरिया क्या होता है यूनिट, एरिया को हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। और जब हम बात करते हैं आपको क्या कहते हैं, लेंथ, तो मीटर। तो 1 मीटर और ऊपर का 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, ओम होता है। तो ओम, तो ओम मीटर हो गया। तो रेसिस्टिविटी का समझ गए कि क्या होता है ऐसा यूनिट, ओम मीटर होता है। अब देखिए कि जो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, जो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था रेसिस्टेंस में, लास्ट प्रॉपर्टी, वो देखिए क्या होता है। रेसिस्टिविटी जो होता है मेटल का, एलॉय का या इंसुलेटर का, ये तीन होता है, मेटल, एलॉयज या इंसुलेटर। इस तीनों का जो रेसिस्टिविटी होता है ये डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या है कि इस तीनों का रेसिस्टिविटी डिफरेंट होता है। तो ये मेन मेन रीजन है ये कि वो जो नेचर, जिस मटेरियल्स ये तीनों बने होते हैं उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, जिस सब्सटेंस के नेचर से मटेरियल्स ये तीनों बने होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। और अभी हमने आपको बताया भी कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का मेन डिफरेंस क्या है। रेसिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपको, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पे, लेकिन रेसिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या होता है कि एलॉय, मेटल और इंसुलेटर, इस इन तीनों का जो होता है रेसिस्टिविटी का वैल्यू, वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस पर कि किस मटेरियल, किस नेचर के मटेरियल, किस सब्सटेंस से ये तीनों बने हुए हैं। इसलिए क्या होता है, इस तीनों का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। तो फिर अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेसिस्टेंस के बारे में भी हम लोगों ने आपको बता दिया कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस आया कहाँ से, और रेसिस्टिविटी के बारे में भी आपको बताया कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। मेन इसका आपको अभी तक का जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में से दो फार्मूले आपको अभी तक याद रखना। पहला फार्मूला आपको याद रखना V इक्वल्स टू आई आर, सेकेंड R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये दोनों अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक आपको मैंने जितना बताया वो समझ गए। अब जो हम लोग आते हैं, अब आपको न्यूमेरिकल पार्ट इसका सॉल्व करते हैं कि इसका न्यूमेरिकल पार्ट का ही अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो ऐसे सीबीएसई में पूछा नहीं गया है,
लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन दिस सिचुएशन। तो कह रहा है कि एक कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस सिंपली 20 ओम है, उससे ड्रॉ किया गया, उसका लेंथ को ट्वाइस इंक्रीज किया गया, जो उसका पहले ओरिजिनल लेंथ जो भी था उससे उसको ट्वाइस इंक्रीज कर दिया गया। तो आप पूछ रहा है कि न्यू सिचुएशन जब वायर का हुआ तो आप उसमें इसका रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आपके पास सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आंसर बताएं, फिर आपको इसको आगे बता दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। तो देखिए सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई खुद से करना था। ट्राई आपने किया, अगर नहीं भी किया तो अभी भी टाइम है, आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चलिए अब आगे आते हैं। इसका आप सॉल्यूशन किस तरह, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हमने समझा कि रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको 20 ओम और फिर आपको लेंथ कर रहा है ट्वाइस इंक्रीज में। तो इस क्वेश्चन में सपोज डेट आपको एक चीज एज्यूम करना पड़ेगा कि जो वायर का लेंथ था पहले उसे आप एज्यूम कीजिए कि वो क्या था, एल था। वायर का जो सबसे पहले आपको लेंथ एज्यूम करना वो एल था। जब उस वायर को स्ट्रेच किया गया तो वो क्या हो गया, 2L हो गया। लेंथ उसका इंक्रीज कर गया, लेंथ उसका क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो आप पूछा 2L, और जो आपको इससे ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल जो इसका लेंथ जो वो क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ एल था। अब जब इसको हम स्ट्रेच किए तो इसका न्यू लेंथ क्या हो गया, 2L। क्वेश्चन में दिया है ट्वाइस 2L। तो पहला जो फॉर्मूला हमने लिखेगा मीन्स फर्स्ट कंडीशन, इसमें दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन, सॉरी, एक कंडीशन तो ये होगा कि जो वायर को खींचने से पहले, स्ट्रेच करने से पहले, वायर का जो ओरिजिनल लेंथ था उसको स्ट्रेच करने से पहले वायर की रेसिस्टेंस क्या थी। दूसरा, अब हमको न्यू सिचुएशन मींस कि स्ट्रेच करने के बाद क्या रेसिस्टेंस हुई वो निकालना है। तो पहला जो कंडीशन जो होगा वो ओरिजिनल ओल्ड ओल्ड सिचुएशन पे हम निकालेंगे। तो आर इक्वल्स टू हम लिखेंगे रो एल अपॉन ए। आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रो एल अपॉन ए, याद रखेगा। तो अब एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन लेंथ। तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो एरिया की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वी अपॉन एल। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। उसके बाद ये तो आपको पहला इक्वेशन आपको याद रखना है कि आर इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन पी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड अब इक्वेशन आता है कि न्यू सिचुएशन में निकालना, आर डैश हमें निकालना है। तो इसका लेंथ को क्या हुआ, ट्वाइस इंक्रीज कर दिया गया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया गया। तो पहले जिसका लेंथ था एल, अब लेंथ को क्या होगा, वो ट्वाइस इंक्रीज, तो 2L का होल, 2L, एल का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4L स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू 4 रो एल स्क्वायर बाय वी। तो आर इक्वल्स टू 4 रो एल स्क्वायर बाय वी, ये हो गया आपको, ठीक है ना। आर इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 रो एल स्क्वायर बाय वी। 1 मिनट रुकिएगा, देखिए आर इक्वल्स टू क्या होगा कि आर इक्वल्स टू जो हम सिंपली निकाले कि रो एल स्क्वायर बाय वी, जब हम इसको सब कुछ किए तो आर इक्वल्स टू जो निकलेगा वो निकला आपको, आर इक्वल्स टू निकला 4 रो एल स्क्वायर अपॉन वी। याद रखिएगा एल स्क्वायर अपॉन वी, ये निकला आर इक्वल्स टू। तो ये जो रो एल स्क्वायर अपॉन वी है, ये क्या है, रोज एल स्क्वायर अपॉन वी, ये जो है आपको ये क्या है, आपका पहले वाला रेसिस्टेंस है। आर डैश जो हमने निकाला वो क्या निकला, 4 रो एल स्क्वायर अपॉन वी। ये जो रो एल स्क्वायर अपॉन वी है ये क्या है आपको,
और पहले वाला कि मीन्स कि ओरिजिनल जो इसका पहले था रेसिस्टेंस वो है, तो ये इसका ओरिजिनल रेसिस्टेंस हमने ये जो इक्वेशन फर्स्ट था, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं ओरिजिनल रेसिस्टेंस इक्वेशन फर्स्ट से कि ये इक्वेशन फर्स्ट आर डैश इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि 4r लिख सकते हैं इस रो, आप ये समझिए कि रो एल स्क्वायर अपॉन वी के जगह हम आर लिख सकते हैं। तो आर डैश इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, आर डैश इक्वल्स टू जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्या 4r, ठीक है ना। आर डैश इक्वल्स टू हम लिखेंगे 4r। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ये रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, ये रेजिस्टेंस जो है ये आपको 20 ओम दे दिया गया। तो मीन्स जो हमें रेजिस्टेंस जो पहले वाला रेजिस्टेंस था वो 20 ओम दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे सिंपल आर की जगह हम पुट कर देंगे 4 इंटू 20। तो आर डैश जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा आपको, सॉरी 1 मिनट, आर डैश जो हम आर 4r की जगह हम क्या पुट करेंगे 4 इंटू 20। तो आर डैश जो निकलेगा वो 1 मिनट, एक सेकेंड, आर डैश इक्वल्स टू हम 4r, तो r की जगह हम 20 पुट किए, तो 4 इंटू 20, तो क्या निकल गया, सॉरी 20 है ये याद रखिएगा 20, हाँ। तो फिर क्या निकल गया, आर डैश जो निकल गया वो क्या निकल जाएगा, वो आपको निकल जाएगा 80। क्या निकल जाएगा आर, वो आपको 80 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन समझ गए कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना था। एरिया की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट किया, एरिया की जगह जो हमने यहाँ पुट किया वो हमने पुट किया आपको वी अपॉन एल, वी अपॉन एल हमने यहाँ पे एरिया की जगह पुट किया। तो जब वी अपॉन एल पुट किया तो रो एल स्क्वायर अपॉन वी ये निकल गया आपको। तो सिंपल आपने इसे निकाल लिया कि इक्वेशन फर्स्ट माना आपने इसे और ये आपको निकल गया। तो ये आपने समझ गया कि इसे हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसे आपको क्या करना है खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और आप इस क्वेश्चन का आपको इसे आंसर बताना है। 1 मिनट, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कि ये जो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। इस लेक्चर का जो पीडीएफ और प्रीवियस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और अगर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, डायरेक्ट आप पीडीएफ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेगा तो वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन जो कब क्या लेक्चर होगा वो आपको उस अनुसार मिल जाएगा। ये क्वेश्चन चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि Rohan have a copper wire of resistance on, the wire is pulled so that its length is double, find the new resistance of wire in terms of its original resistance। सिंपल जो आपने पहला क्वेश्चन अगर आपने समझ के क्या होगा ध्यान से समझा होगा तो वो उसी क्वेश्चन पे ये बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, वो सिंपल फर्स्ट ही क्वेश्चन पे, जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है। बाद बाकी तो फिर इस लेक्चर को वहीं पे एंड किया जाए, द एंड किया जाए। तो इस लेक्चर में जो हमने आपको बताया इसे एक बार फिर से बता दो कि इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या टॉपिक को कवर किया। जो पहला टॉपिक हमने इस लेक्चर में कवर किया था वो कवर किया था इलेक्ट्रिक एंड का इंट्रोडक्शन। इसका मैंने आपको ऐसा यूनिट बताया था ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, फिर इसे किस किस डिवाइस से मेजर करते हैं। दूसरा हमने बताया किसी वायर या किसी वायर में कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, और इस पर हमने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर किए वो ओम्स लॉ कवर किए कि ओम्स लॉ क्या होता है, ये नाम कहाँ से पड़ा ओम्स लॉ, किस साइंटिस्ट के द्वारा, उसके बाद रेसिस्टेंस कहाँ से आया, इसे क्या से डिनोट करते हैं। और मेन जो पॉइंट इस लेक्चर में था वो कि रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया, इस ये फैक्टर मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद रेसिस्टिविटी के बारे में बताया कि रेसिस्टिविटी कहाँ से आया, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। और हमने ये भी आपको बताया डिफरेंट मटेरियल्स होता है, डिफरेंट मटेरियल इसका क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्यों अलग होता है। फिर इस पे हमने आपको कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिससे आपको एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर दिया गया, दूसरे क्वेश्चन को आपका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।